तो आज अपना टॉपिक लेते हैं माइग्रेशन यानी प्रवास। क्या होता है प्रवास? जन्म के स्थान को छोड़कर कुछ दूरी तय करके दूसरी जगह जाकर बसने की प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं, माइग्रेशन। किसी व्यक्ति अथवा जनसमूह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। कुछ दूरी तय करना पड़ता है और अपने आवास स्थान में परिवर्तन करना पड़ता है। प्रवास जो है संसाधन और मनुष्य के बीच संतुलन स्थापित करने का एक स्वतःस्फूर्त यानी अपने आप स्पॉन्टेनियस एफर्ट है। यानी जो रिसोर्सेज हैं इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। कहीं पे कंडीशन ठीक ठाक है रहने की, रोजगार की, रिसोर्सेज ज़्यादा है। तो जहाँ पे रिसोर्सेज कम हैं वहाँ से व्यक्ति या जनसमूह पलायन करके वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे जीवन यापन करने की दशाएं वहाँ पे अच्छी हों। तो ये एक स्वतःस्फूर्त प्रयास यानी संसाधन और मनुष्य के बीच स्थापित करने का है। ठीक है, अब इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हम देख लेते हैं, जैसे प्रवासी, माइग्रेंट। प्रवासी कौन होता है? जब सेंसस होती है, जनगणना होती है, और जहाँ पे उसका जन्म होता है वो स्थान से दूसरी जगह स्थान पे रह रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रवासी। या अपने पिछला जो निवास का स्थान है उससे अलग रह रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रवासी। एक है अप्रवास, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन ये मैंने यहां भी लिखा है। इमिग्रेशन क्या होता है? एक स्थान होता है उद्गम और एक स्थान होता है गंतव्य। उद्गम जहां से व्यक्ति प्रवास के लिए निकलता है अपने जन्म स्थान से, और जहां पे पहुंचता है वो क्या है? रिसीविंग एरिया या रिसीविंग प्लेस। तो जब व्यक्ति जहां पे आता है, आने वाले को क्या बोलते हैं? जैसे बाहर से कोई अमेरिका से हिंदुस्तान में आके बस गया तो उसको क्या बोलेंगे? इमिग्रेशन या इमिग्रेंट यानी अप्रवासी या अप्रवासी। एक दूसरा मिलता जुलता शब्द है, ध्यान रखना, एमिग्रेशन। ये इमिग्रेशन है, एक है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे बाहर जाना। दोनों चीज साथ साथ होती हैं। जैसे यहाँ से भारत से कोई व्यक्ति अमेरिका में जाता है या इंग्लैंड में जाता है या रसिया में या कनाडा, जहाँ भी, तो भारत के लिए क्या है? वो एमिग्रेंट्स, उत्प्रवास, आउट माइग्रेंट्स। और जहाँ जाएगा जिस वो रिसीविंग प्लेस, उस वहाँ क्या होएगा? वो इमिग्रेंट्स यानी वहाँ पे अप्रवासी होएगा। तो ये याद रखना थोड़ा सा, एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। ठीक है। एक होता है स्टेप वाइज माइग्रेशन, सोपानी प्रवास। पहले गांव से छोटे नगर में, फिर छोटे नगर से बड़े नगर में। जैसे गांव से पहले खरखोदा, फिर सोनीपत और फिर दिल्ली।
ठीक है, तो इसको, हाँ बेटे बातें ना करें। एक होता है कम्यूटिंग, अपनगरीय यातायात में दिक् परिवर्तन। ये जो डेली या जो वीकली अप डाउन करते हैं काम के लिए, जैसे यहीं से सोनीपत से दिल्ली बहुत सारे कम्यूटर्स जाते हैं, कुछ डेली जाते आना जाना करते हैं और कुछ वीकली करते हैं, वीकेंड पे आ जाते हैं अपने घरों में। तो इसको बोलते हैं कम्यूटिंग, यानी अपनगरीय यातायात में दिक् परिवर्तन शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। एक ट्रांस ह्यूमेंस होता है, ऋतु प्रवास। ये क्या है, आप हिमाचल वगैरह में देखेंगे या उत्तराखंड वगैरह में गद्दी और बूटिया जो ट्राइब्स हैं वो ट्रांस ह्यूमेंस करती हैं, यानी ऋतु प्रवास, यानी जो मौसम उनको सूट करता है उसके अनुसार वे उधर को प्रवास कर जाते हैं। जैसे सर्दियों में जब ऊपर बर्फ गिरने लगती है पहाड़ों पे, तो कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। और गर्मियों में जब वो बर्फ पिघलती है, वहाँ थोड़ा घास वगैरह हो जाता है तो ऊपर चले जाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका ट्रांस ह्यूमेंस। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में ये होता है। माइग्रेशन वो जो है फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये जो कारक है माइग्रेशन जनसंख्या के पुनर्वितरण का, संसाधन और मनुष्य के बीच संतुलन स्थापित करने का, और रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी पुनर्वितरण का भी कारक ये है। बहुत होता रहा है अतीत में भी, प्राचीन समय में भी, मध्यकाल में भी। मध्य एशिया से, पश्चिम एशिया से लोग आते रहे और यहाँ पे बसते रहे। हमारी हेरिटेज बड़ी रिच है, हमारे पास बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं। लोग आते गए, अपने धर्म भी लेके आ गए, अपनी भाषाएं भी लेके आ गए। ठीक है, एक अपने रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी ने इस ऐतिहासिक तथ्य को बड़े सुंदर शब्दों में कहा है। सरजमी ए हिंद पर अक़वाम ए आलम के फिराक कारवा बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। ठीक है, कि बाहर से जो है लोग कारवा आते गए, वो बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। इसलिए तो है इतनी धनी हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हम बहुत धनी हैं इस मामले में। अब प्रवास संबंधी कुछ सूचनाएं कुछ बाद में ऐड की हैं, ये देख लेना आप। गणना के आधार पे 2 आधारों पे की जाती है गणना भारत में। एक जन्म का स्थान, जन्म का स्थान अगर गणना के स्थान से भिन्न है तो उस व्यक्ति को जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। 2001 की जो जनगणना थी उसमें 102 करोड़ लोगों में से 30.7 करोड़ लोग, यानी तकरीबन 30% लोग वो जो है जीवन पर्यंत प्रवासी के रूप में उनकी गणना की गई थी। एक निवास का स्थान, यदि किसी व्यक्ति के निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो उसे
निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। ये थी आपकी 31%। 31.5 करोड़ जो प्रवासी थे वो उनकी गणना इस आधार पे हुई थी 2001 के अंदर। अब टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, एक इंटरनेशनल माइग्रेशन और एक इंटरनल माइग्रेशन, आंतरिक प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। यहाँ से बाहर गया, भारत से अमेरिका या इंग्लैंड, वो क्या होएगा, इंटरनेशनल माइग्रेशन। या बाहर से अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया से कोई आदमी यहाँ आया, ये आने जाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे आए हैं और हमारे यहाँ से भी, हमारा भी डायस्पोरा जो फैला वो है काफ़ी बड़ा है। आज के दिन तकरीबन 2 करोड़ आदमी वो जो हैं हमारे हिंदुस्तानी वर्ल्ड के तकरीबन 110 देशों में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका भी फायदा पहुंचा रहे हैं और अपने देश का भी फायदा, हुंडई बेचते हैं वो, रेमेटीज, ठीक है, तो उससे अपने देश का भी फायदा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, पहले भी होता रहा है। पहले भी सम्राट अशोक के टाइम पे दक्षिण पूर्व एशिया विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए सम्राट अशोक ने भेजे थे, तो वहाँ पे जाके भारतीय कलाओं और संस्कृति का प्रचार किया। प्राचीन मध्यकाल में मध्य एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया से बड़ी संख्या में लोग आए। कुछ हमारे भी अरब व्यापारियों के साथ 18वीं 19वीं शताब्दी में अफ्रीकी देशों में अपना कारोबार करने के लिए चले गए। इसके बाद जो औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल कौन सा, जब इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, ये जो यूरोपियन कंट्री थे, इन्होंने संसार के विभिन्न देशों में अपनी कॉलोनियां स्थापित की। औपनिवेशिक काल जो बोलते हैं, हम भी थे कॉलोनी इंग्लैंड की। पहले मुगल साम्राज्य था, उसके बाद अंग्रेज आ गए। 1947 में आज़ादी मिली है। तो उस टाइम पे भी ये यहाँ से एक एग्रीमेंट के आधार पे 18वीं 19वीं शताब्दी में काफ़ी यूपी से, बिहार से बाहर लेके गए खेतों में काम करने, जैसे कैरेबियन द्वीप समूह वगैरह, मॉरिशस वगैरह, फिजी वगैरह में, वहाँ के चाय, कहवा या गन्ने के खेतों में काम करने के लिए एक एग्रीमेंट के तहत लेके जाते थे। लेकिन वो अनपढ़ आदमी, बगैर पढ़े लिखे, एग्रीमेंट नहीं बोल पाते थे, वो उसको बोलते थे गिरमिट, तो उनको गिरमिट या मजदूर कहा जाने लगे। ठीक है, हालत उनकी बहुत बढ़िया नहीं थी, एक तरह से दास के जैसे ही थे। अब ये होता रहा है, अब ये वेव्स में पढ़ेंगे हम। 1947 में एक बड़ी घटना याद होगी आपको, देश को आज़ादी मिली, साथ में एक त्रासदी, 2 देशों के बीच बंटवारा हो गया, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान के उस टाइम पे 2 पार्ट थे 71 से पहले तक, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। जो वर्तमान का बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों का पलायन हुआ धर्म के आधार पे, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान से काफ़ी लोग पाकिस्तान में भी गए। जनसंख्या का सबसे बड़ा प्रवास था विश्व का, मजबूरी बस था ये, मन से नहीं गए, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल, मारकाट, दंगा, आपको पता है
अब बात कर लेते हैं इंडियन डायस्पोरा, भारतीय फैलाव अथवा डायस्पोरा, यानी कौन कौन से देशों में आए तो बहुत, हमारे यहां से गए भी बहुत हैं। तो 3 वेव्स हैं। पहली वेव्स आप देखेंगे जो औपनिवेशिक काल में, ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश, बिहार से मॉरिशस, कैरेबियन द्वीपों, ट्रिनिडाड टोबैको, गुयाना, फिजी, दक्षिणी अफ्रीका और फ्रांसीसियों द्वारा यूनियन द्वीप, ग्वाडोलोप, मार्टिनिक और सूरीनाम में, डच और पुर्तगालियों द्वारा गोवा, दमन और दीव से अंगोला, मोजाम्बिक व अन्य देशों में करारबद्ध श्रमिकों को जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर थी उसके लिए लेके जाना। करारबद्ध यानी एग्रीमेंट के तहत, एग्रीमेंट यानी वही जो गिरमिट एक्ट, गिरमिट यानी जो भले भाले पढ़े लिखे एग्रीमेंट नहीं बोल पाते थे, तो ये गिरमिटिया मजदूर कहलाए। गिरिराज किशोर ने अपना जो उपन्यास पहला गिरमिटिया लिखा था, उसमें इन प्रवासी श्रमिकों के जीवन के सभी रंगों को उकेरा है। अगर आप चाहें तो इसके बारे में, अशिक्षित मजदूर एग्रीमेंट को गिरमिट बोलते थे, इसलिए ये गिरमिटिया। तो ये थी पहली तरंग, फर्स्ट वेव इंडियन डायस्पोरा की। सेकंड वेव, दूसरी तरंग, रिसेंट टाइम में 1970 के आसपास व्यवसायी, शिल्पी, व्यापारी, फैक्ट्री मजदूरों के रूप में अपने आर्थिक अवसरों की तलाश में निकटवर्ती देशों थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, और इसी टाइम पे 1970 के दशक में पश्चिम एशिया यानी वेस्ट एशिया में आपका एक ऑयल बूम यानी सहसा तेल वृद्धि जो अरबियन कंट्री में है, तो वहाँ पे अपना काम प्राप्त करने के लिए अर्धकुशल और कुशल सैनिकों का, प्रवासियों का मतलब भारत से प्रवास हुआ काम की तलाश में, अरबियन कंट्री और ये जो थाईलैंड, मलेशिया जो मैंने बताई। इसको दूसरी तरंग के रूप में जाना जाता है। तीसरी तरंग है, ये है 1960 के बाद। इसमें आपके डॉक्टर, अभियंताओं, सॉफ्टवेयर अभियंताओं, प्रबंधन परामर्शदाताओं, वित्तीय विशेषज्ञों, संचार माध्यम से जुड़े व्यक्तियों, यानी इस तीसरी तरंग में हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कंसल्टेंट, एडवाइजर्स, ठीक है, ये बाहर विकसित, जैसे अपना अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके में गए, और इन्होंने, इस वेव ने, ये ज़्यादा कमाने वाले, ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, क्वाटनरी और क्यूनरी एक्टिविटीज़ में जो लोग शामिल होते हैं वो वाले लोग थे, और इन्होंने इंडियन डायस्पोरा को बड़ा मजबूत आयाम प्रदान किया। ठीक है, हाईली क्वालिफाइड, शिक्षा और ज्ञान आधारित भारतीय उत्प्रवासियों ने भारतीय प्रसार को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली डायस्पोरा में से एक बना दिया। इन्होंने ही, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ठीक है, डिसीजन मेकर्स, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, टेक्निकली क्वालिफाइड, 110 देशों में तकरीबन 2 करोड़ लोग हैं फिलहाल, एक अनुमान के अनुसार। अब आंतरिक प्रवास देखते हैं। आंतरिक प्रवास भी 2 तरह का है, एक होता है इंट्रास्टेट और एक होता है इंटरस्टेट।
विद इन द स्टेट एंड आउटसाइड साइड द स्टेट। इंट्रा स्टेट यानी जैसे यहीं से सोनीपत से आप हिसार चले गए या आप पंचकुला चले गए या भिवानी से हिसार चले गए, ठीक है ना, या रोहतक से सिरसा या सिरसा से रोहतक आके आप काम धंधा, तो ये कौन सा हो जाएगा? विद इन द स्टेट, यानी हरियाणा का हरियाणा के अंदर ही। एक होता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब अंतरराज्यीय, ये तो था अंतरराज्यीय, वो क्या हो जाएगा? अंतरराज्यीय, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे पंजाब हरियाणा में, बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश से सीजनल जो माइग्रेशन होता है खेती के काम करने के लिए जो आते हैं कटाई के समय और बिजाई के समय, ठीक है, जैसे धान के प्लांटेशन के समय आते हैं, ठीक है, कटाई के समय आते हैं, गेहूं के कटाई के समय आते हैं, तो ये आपका होता है इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। कुछ ऐसे हैं जहां पे जैसे मैं दो टर्म्स लिखे थे, पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर। तो अगर भारत के अंदर तरंग की बात करें तो कुछ जगह ऐसी हैं जो श्रमिकों को आकर्षित करते हैं। क्यों आकर्षित करते हैं? कि वहाँ पे रोजगार की संभावनाएं हैं, जीवन यापन करने की संभावना है, उनके पास फैसिलिटीज ज़्यादा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आपकी मेडिकल, आपका रोजगार, तो वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और कुछ उसको बोलते हैं पुल फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलेंगे अपकर्ष कारक। क्या है? अपकर्ष। ये जो तकनीकी शब्दावली है थोड़ा सा इसमें वो होते ही वो उलट पुलट हो जाती है, अपकर्ष। और दूसरा है पुश फैक्टर, प्रतिकर्ष कारक, यानी ऐसे इलाके जहाँ पे रोजगार की कमी है, शिक्षा के लिए संस्थाएं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आने जाने की सुविधाएं नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, वहाँ से लोग मजबूर हो जाते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। वैसे अपने जन्म स्थान से आदमियों को बड़ा एक लगाव होता है, इंटीमेसी होती है, लेकिन अपने जीवन यापन के लिए वो जगह छोड़नी पड़ती है। इसको माइग्रेशन को नियमों में नहीं बांधा जा सकता, ऐसे नहीं, इसका कोई सार्थक नियम नहीं बनाया जा सकता आदमी इस किस कारण से वो करता है। लेकिन कुछ जनरल चीजें हैं, जो रोजगार तो है ही, लेकिन ये व्यक्तिगत मामला ज्यादा होता है, किसी नियम को ज्यादा नहीं माना जाता, ठीक है। तो इसके लिए नियम का कानून बनाना या इस तरह का कोई जनरलाइजेशन करना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु, यहां से उत्प्रवासी यानी आउट माइग्रेंट्स, यानी दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए बहुत सारे वो जो हैं श्रमिक या प्रवासी जाते हैं। और जो आने वाले लोगों की संख्या जहां पे अधिक है उनमें है पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और कर्नाटक, ठीक है। 1960 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी, उसमें हाई यील्डिंग सीड्स, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन की सुविधा में सुधार किया गया और तमाम जो वित्तीय सुविधाएं प्रदान की गई ताकि किसी तरह से खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। विकास हुआ वो पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में। तो यहाँ पे खेती में काम करने के लिए 1960 और 70 के दशक में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश से काफ़ी वो जो है प्रवासी यहाँ पे आने लगे। ठीक है। आंतरिक प्रवास की जो धाराएं हैं वो 4 हैं। कौन सी हैं? रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल। समझे? अब ये 4 धाराएं हैं। रूरल टू रूरल यानी एक गांव से दूसरे गांव, इसमें लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है। क्यों? शादी के बाद में लड़कियां वो जो हैं अपने ससुराल में जाके रहने लगती हैं। 1% लड़के भी जाके रहते हैं। और हमारे यहाँ भी एक मेघालय के अंदर ऐसा है कि शादी के बाद लड़के लड़की के घर में जाके रहते हैं। है एक ट्राइब्स ऐसी, उसमें ये भी प्रचलन है। एक जो बताया रूरल टू अर्बन, रोजगार की तलाश में पुरुष ज्यादा जाते हैं, लड़कियां कम जाती हैं। क्यों? क्यों? वो हमारी सामाजिक और हमारी संस्कृति ऐसी कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा बाहर जाने का मौका अभी मिलने लगा है, लेकिन उस लेवल तक अभी भी नहीं आया है। और नगर से नगर को प्रवास वो भी होता रहता है, उसमें मिसलेनियस फैक्टर हैं, शादी भी फैक्टर है, आपका रोजगार भी एक फैक्टर है, दूसरा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारने के लिए कुछ और ज़्यादा सुविधाओं के लिए जो एलिट सोसाइटी के लोग हैं, वो जो मैंने बताया था स्टेप माइग्रेशन यानी सोपानी जो माइग्रेशन है वो होता है। सोपानी माइग्रेशन गांव से छोटा कस्बा, छोटे कस्बे से फिर बड़ा कस्बा और फिर मेट्रो सिटी में, तो ये भी प्रवास होता रहता है। हाँ, एक अर्बन टू रूरल ये प्रवास रेयरली होता है, लेकिन अभी ये भी काफ़ी हुआ। अगर इस साल को अगर आप देखेंगे हुआ, आप बता सकते हैं क्यों हुआ? कोरोना ने कराया। बाहर देशों से काफ़ी आए और यहाँ से भी शहरों से जो अपने गृह प्रदेशों के लिए जिस स्कूल को ये समझ के चले गए थे कि ये तो गांव का स्कूल, हम बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, वहाँ बड़े में रहेंगे, उसी स्कूल में आके उनको क्वारंटीन किया गया। ठीक है, तो अब की बार शहरों से गांव की तरफ भी प्लान हुआ। रुकेंगे थोड़ा। अब देखेंगे, ये डायग्राम देख लेना अपनी बुक्स में, महिलाओं का कहाँ जाता है अंतर्राज्यीय और अंतरराज्यीय प्रवास में। अब प्रवास के कारण क्या होते हैं? प्रवास के कारण क्या होते हैं? पॉज।